हाँ। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी। जिंदाबाद। सुनेंगे साहब तालिबान सब लोग? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं अपनी कविता सुनाता हूं। जो दुनिया में हो रहा है वो मैं ही गाऊंगा। फिर से गाता हूं। आदरणीय बैठ जाओ। हे आर्यपुत्र, आपसे निवेदन है, कहीं भी बैठ जाओ। आपसे निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के बैठ जाए बस। बैठ गए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंक। देखिए तालियों का जोश देते रहिएगा, अद्भुत। थोड़ा और जोश देंगे तो मैं और अच्छा गाऊंगा। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप तक पहुंच जाएं तो सबकी तालियां मुझे सुनने को मन करेगा। पूरे सदन की दो पंक्तियां। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का। जिंदाबाद। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। और साथ देना थोड़ा। मैं बनारस था 3-4 दिन पहले, तो जैसे ही मैंने घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी बैठने के लिए, तो मेरा एक दोस्त वहां रहता है बनारस में, पीछे से बोला, ए हरिओम पंवार, अब तू बूढ़ा हो गया। तो मेरे मुंह से एक जवाब निकला। मेरे लिए कोटा भी घर जैसा है, अपने घर में जवाब देता हूं, आपको अच्छा लगे तो समर्थन करना, मेरी उम्र बढ़ेगी। मैंने कहा देखो, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। वाह। अब मेरा साथ देना साहब खुल के। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख इतनी ऊंची फेंकूंगा, मुन्ना संजय लपेटेगा, कितनी ऊंची फेंकूंगा मैं, संजय इतनी ऊंची फेंकूंगा, आपको लगेगा कि यार इतनी ऊंची आचार संहिता में भी। सचमुच साथ देना मेरा।
मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। जो दुनिया में हो रहा है उस सब पर मेरी टिप्पणी है। मैंने जीवन भर विद्रोह जिया है। मेरी ये कविता पूरी दुनिया से विद्रोह है। मन से सुन लीजिए, मेरे इतिहास में लिखा जाएगा कि मैं एक गंभीर कविता कोटा की जनता को सुनाने में कामयाब हुआ था। मैं ये जानता हूं आप सबके पास नहीं पहुंचेगी ये कविता, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लिया है, क्योंकि रिस्क का ही दूसरा नाम हरिओम पंवार है। मैं कोई भी ताली वाली कविता सुना सकता था आपको। मैंने हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों में तालियों के कितने ऊंचे पहाड़ होते हैं, ये बनाने वालों का जब कभी नाम लिखा जाएगा तो एक नाम मेरा भी लिखा जाएगा। बेशक लिखा जाएगा, बेशक लिखा जाएगा। लेकिन अब उम्र बहुत हो गई साहब, तो इसलिए अच्छा कुछ सुनाने को मन करता है सुनना। दुनिया वालों आने आसान हो जाएगी बाद में बहुत, और मैं आपको उछालूंगा ऊपर, और मैं आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाल पाया तो मैं काय का हरिओम पंवार। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के। तालिबान पर सुनना, अगर अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान को समाप्त कर दिया होता तो दुनिया में हमास की हिम्मत इजराइल पर आतंकी हमला करने की कभी नहीं हुई होती। लेकिन हम तो सब्जेक्टिव हैं, सेलेक्टिव हैं। जहां मौका देखते हैं वहां लड़ते हैं, जहां मौका नहीं देखते चुपचाप निकल लेते हैं वहां से। दुनिया वालों आने वाला समय तालिबानी आतंकों की। 8वीं लाइन आपके दिल में तीर की तरह चुभे तो तालियां उठाना। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं। तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा। सल्यूट करता हूं, आप अभिवादन करता हूं मैं आपका। आप एक गंभीर कविता को जिस मन से सुन रहे हैं, मैं आपकी श्रेष्ठ चेतना को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, सर झुकाकर। गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। आपने सुना है कभी दुनिया में ऐसा भी कोई देश होगा जो 800 साल पुराना पाषाण युग लागू कर देगा? लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी, बाजार नहीं जाएगी, नौकरी नहीं करेगी। एक पंक्ति, हमारी बेटियां बैठी हैं मंच पर, मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं वहां की औरत के हाल पर, और इससे ज्यादा मैं कुछ लिख नहीं सका। इस एक पंक्ति में अफगानिस्तान की नारी जाति की स्थिति साफ होती है, सुनना। दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण मटकते देखे हैं। एक दृश्य देख के कविता लिखी मैंने साहब, एक दृश्य देखा, और मेरी 73 साल की जिंदगी है, इससे बुरा मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा। इससे अधिक मैं कभी किसी दृश्य को देख के रोया नहीं। आपने उन दिनों अगर टेलीविजन देखा हो,
तो मेरी गंभीर बात पकड़ना। इस एक दृश्य ने मुझसे कविता लिखवाई है। ये काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। अब मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, अमेरिका के खिलाफ, जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली, मैं बोल रहा हूं। अब अंदाजा लगाइए भारत सरकार अधिक ताकतवर है कि हरिओम पंवार। मैं बोल के दिखा रहा हूं और आपको मेरी बात ठीक लगे तो ही तालियां उठाना। तालिबानी जिनके आचार संहिता अमेरिका पे लागू नहीं है। तुम ये पढ़े लिखे आदमी से ये उम्मीद करते हो मैं भारत पर कविता ही नहीं सुना रहा, तो किस बात की आचार संहिता? ये आप ये नहीं जानते आचार संहिता बनाने वाला रहूं मैं कभी। पर अमेरिका तो बड़ी चीज है भाई साहब, वो तो पाकिस्तान पे ही लागू नहीं है। हाँ। ये अपने स्तर की बात करेंगे, स्तर नहीं सुधार सकते, वहीं अटके रहेंगे आप। उसका क्या है, आज है कल ना रहे, क्या भरोसा उस देश का। जिस मुल्क का जन्म होता है उसका अंत निश्चित है। आपके मुंह से यही तो सुनना चाह रहे थे हम। तुम्हें नहीं सुनाता। मुझे किसी का कहना मानने की आदत नहीं है, ये उनकी आदत है जिनकी शादियां हो गई। ये सब घरों के गुलाम हैं। मन से सुनिए साहब, आपको लगे मेरा तर्क ठीक है, मुन्ना बैटरी पूरी बात बता दूंगा तो तुम मंच छोड़ के भग लोगे। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। साथ देना, मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका? तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। किया क्या अफगानिस्तान में अमेरिका ने? आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंच। अंतिम छंद सुनना, और अंतिम छंद मैंने इसलिए लिखा, हे भैया, भैया जी, भैया जी, मेहरा साहब, मेहरा साहब, मेहरा साहब, आप ही के व्हाट्सएप पे चिट्ठी गई है? हाँ। अच्छा, ये शक्ल मैं इन्हीं को ढूंढ रहा था कहाँ है, क्योंकि अब तक हमें यही नहीं पता हमें बुलाया किसने। मेरा साहब मिल। अंतिम छंद मैंने इसलिए लिखा, 2021 में 15 अगस्त को उन्होंने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पर।
उनके प्रेस प्रवक्ता का बयान आया 15 अगस्त 2021 को। उसने कहा हमने काबुल प्राप्त कर लिया, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, हमारी धरती हमारी हो गई, हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है और हम भाईचारे के नाते जम्मू कश्मीर के जिहादियों का मदद करेंगे, जम्मू कश्मीर को आजाद कराएंगे। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है। मेरा भारत बोल रहा है, मैं किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं बोल रहा। किसी की भी सरकार दिल्ली में होती, मैं उसकी तरफ से यही भाषा बोलता जो आज बोल रहा हूं। निस्संदेह। अंतिम छंद सुनिए। स्वागत। और अब मैं एक बार भी आपसे नहीं कहूंगा ताली बजाइए। आपका मन करे ताली बजाने से रोकने को तो रोक के दिखाना। अब मैं अपने छोटे भाई बहनों को सिखाता हूं ताली कैसे बजती है। ताली स्वागत। बजवानी हो तो अब सीखो मुझसे। स्वागत है भाई साहब। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। उछालूंगा बहुत अच्छे। ऊपर कुर्सियों से, अगर नहीं उछाल पाया तो मैं हरिओम पवार नहीं, समझिए आप। मन करे उछलने का तो इस जिद में मत अड़ जाना कि नहीं उछलते। मन करे खड़े होने का तो खड़े होना। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह जिंदाबाद। समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, और साथ देना, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। भारत ने हर समझौते का, भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया। और मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं साहब, बहुत जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ा लिखा कवि माना जाता है। जिस दिन मैंने लिखी में चिंतित हुआ कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया कुछ, 3 दिन खाया नहीं सोया नहीं, लेकिन फिर जनता ने मेरा साथ दिया। मुझे लगा मैं नहीं लिखूंगा तो कौन लिखेगा, ये लिखने का वक्त आ गया है। और आपको लगे मैंने कोई गलती नहीं की ये लिखकर, तो मैं बहुत ताकत से समर्थन चाहता हूं आपका सुनना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों पर हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, भारत क्यों लगा रहे हो भारत माता की जय के नारे? अब एक ही नारा लगाओ, दुनिया के बाप की जय। एक ही उदाहरण देता हूं, एक, जब भी कोई विदेश का दादा हिंदुस्तान आता था, पश्चिमी देश का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान में आता था और उसको गांधी की समाधि पर जाना होता था, तो वहां पहले जासूसी कुत्ते घुमाए जाते थे। गांधी की समाधि पर जासूसी कुत्ते घूमते थे।
आज वो दिन आ गया है, दुनिया के सारे दादा आए हुए थे और गांधी की समाधि पर सब नंगे पैर घूम रहे थे, किसी के पैर में जूता तक नहीं था। निस्संदेह। नई सदी का भारत है ये 62, इसलिए नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। नई सदी का भारत है। अंतिम कुछ पंक्तियां सुन लीजिए। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, जो अच्छा हुआ वो कोटा का नगर निगम का है। इन हालातों में भी नगर निगम के अधिकारियों ने कार्यक्रम किया, पुलिस प्रशासन के समर्थन से किया, सहयोग से किया। हम सब कभी आभारी हैं, वरना तो कोटा जैसा बड़ा कवि सम्मेलन अगर नहीं हो तो ये हमारे कवि समाज को कहीं ना कहीं इसका नुकसान पहुंचता है। कोटा नगर निगम ने इस बात का ख्याल रखा कि कोटा से मिलने वाला प्रसाद कवियों के घरों में जाना चाहिए। उसके लिए मैं उम्र में बड़ा कवि होने के नाते, इन सब कवियों से उम्र में अधिक होने के नाते सबकी ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सुनना, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने ढाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर वाला कोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर वाला कोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है उनको। अंतिम 2 लाइन पढ़ रहा हूं बस मैं। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा, 2 बार संसद में एक मत से कसमां खाई गई कि हमको वापस लेना है। भारत की संसद ने, समर्थन करना जी भर के, समाप्त करते हैं कवि सम्मेलन, सबको बहुत प्रणाम के साथ। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से कल निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत भाई साहब एक नहीं, सुनो सुनो भाई साहब, ऐसे नहीं नहीं नहीं, नहीं हो रहा है, हो रहा है, आप शांति तो रखें। हाँ बिल्कुल 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 होगा। अरे तो इतनी देर से क्यों समय बर्बाद कर रहे थे? देखो रे कवियों, अब मुझे जमाओ वरना मैं तुम सबको उखाड़ दूंगा। मैंने तुम्हारे पोस्टर उखाड़े नहीं, वरना मैं ये काम भी कर सकता था। अब नहीं करते भाई साहब, पहले तो अब नहीं कर, अब नहीं, अब नहीं कर। हाँ अब नहीं, ये बात जब से मेरी जैकेट छीनने लगी ना, अभी किसी को कोट आ जाएगा, मेरा कोट छीन लेगा बस। देखिए, मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता सुनाता हूँ, करगिल के शहीदों पर। उससे अच्छा मैंने कुछ कभी लिखा नहीं है, उसको सुन लीजिए। एक छोटी कहानी सुनिए। मैं 1-2 कहानी और सुनाऊंगा। भगवान दशहरा मेला है ये, राम की लीला का मंचन हुआ होगा, होता होगा। हाँ सर, आपकी ड्यूटी बदल गई क्या? प्राकृतिक आपदा। अच्छा, उनकी प्राकृतिक आपदा आपकी जानकारी में? बड़े ज्ञानी लोग हैं कोटा के। तो भाई साहब पैसे यही देंगे, मेहरा साहब इनको कुछ मत कहना। एक कहानी सुनिए छोटी सी। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। मेरी कहानियां ज्ञान की कहानियां, ध्यान से सुनिए। एक दिन मालिक ने तोते से कहा कि मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, मेरे गुरुजी उस गांव में रहते हैं, आप वहां जा रहे हैं तो मेरे गुरुजी से मेरी राम राम बोलना। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, मैं हूं। तो उसने कहा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने जाते ही पूछा, मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुजी? तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला, फिर समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई, मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। क्या बात है।
वाह वाह। यहाँ राम का मंचन हुआ होगा। मैं एक दो छोटी आप पर राम पर ऐसी कहानियां सुनाता हूँ जो शायद आपने नहीं सुनी। मैंने 94 में राम पर कविता लिखी थी, 94 में। अब तो बहुत कविताएं, अच्छी अच्छी कविताएं राम पर आ गई। मैंने सबसे पहले 94 में लिखी थी, जब एक आंदोलन चल रहा था बहुत बड़ा। मेरी कविता वो कोई सुनेंगे तो मैं उसको अपनी अच्छी कविता मानता हूँ। उन दिनों मैंने जो बोध कथाएं पढ़ी लाइब्रेरीज में, वो 2-3 छोटी छोटी 1-1 मिनट की हैं। हाँ सर, आप भी? अच्छा, ठीक। नहीं, इससे तो मैं रोक भी नहीं सकता किसी को। राम जब पुल बना रहे थे, नल नील पत्थरों पर राम लिख के सागर में डाल रहे थे, अचानक एक दिन राम ने देखा कि एक गिलहरी पेड़ से उतरी, सागर में गई, पानी में भीगी, भीगे बदन से बाहर निकलकर रेता लपेटा, उसको जाके सागर में धो दिया। फिर बाहर निकली, फिर रेता लपेटा, फिर सागर में धो दिया, फिर बाहर निकली, फिर रेता लपेटा, फिर सागर में धो दिया। राम बोले क्या कर रही हो? गिलहरी तन के खड़ी हो गई, बोले आपको दिखाई नहीं देता, मैं आपके लिए पुल बना रही हूं। हाय हाय। राम ने कहा हो तुम्हारे गया। मिट्टी के 10-20 कण जो तुम्हारे भीगे हुए शरीर से लिपट जाते हैं, उनको समुद्र में डाल के मेरा पुल बना दोगी? गिलहरी बोली मत बनो, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि जब आपने कोई न्याय का काम शुरू किया तो चाहे मिट्टी के 10-20 कण दिए हों, योगदान तो मैंने भी हाय दिया हाय था, हाय। मदद तो मैंने भी की। इससे भी अच्छी कहानी सुनिए। रावण की जनता को जब पता चला कि राम नाम के पत्थर तैरते हैं, तो लंका की जनता डर गई कि कैसे लड़ेगा रावण से राम। और ये कहा रावण से कि तुम भी या तो पत्थर पे रावण लिख के तैरा के दिखा दो, वरना हम समझेंगे उस राम के सामने तुम लड़ नहीं सकते। और कहानी में यह लिखा मिलता है कि रावण ने भी जनता के सामने पत्थर पर रावण लिखा, उसको समुद्र में छोड़ा, पत्थर तैर गया। जनता तो खुश कि मत डरो, अपना राजा राम से कम नहीं है। लेकिन रावण जब घर पहुंचा तो पत्नी ने जाते ही पूछा, ये बताओ ये हुआ कैसे? मैं जानती हूं तुमको 100 विद्या आती होंगे, लेकिन पानी पर पत्थर तैराने की विद्या नहीं आती, पत्थर तैरा कैसे? तो रावण की आंखों में आंसू आए और धीरे से बोला, किसी को बताना मत, मैंने पत्थर पे रावण लिखा, उसको समुद्र में छोड़ा, उसे धीरे से कह दिया तुझे राम की कसम है जो डूबा। मैंने उस राम पर कविता लिखी थी और ये मेरे जीवन की श्रेष्ठ कहानी है, जिससे अच्छा मैंने कभी सुना नहीं है, लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। सीता को चुराने के बाद रावण रोज रोता था, किस लिए? कि सीता उसको देखती ही नहीं थी। सीता ने कभी आंख उठाकर रावण को नहीं देखा, ये पीड़ा रावण को तोड़ती थी, रुलाती थी उसको रोज। तो फिर भी उनकी पत्नी ने तरस खा के कहा, देखो तुमने पाप तो किया सीता को चुरा कर, लेकिन केवल इसलिए रोते हो कि सीता एक बार तुमको देख ले, तो मैं रास्ता बताती हूँ। तुम माया भी हो, मामा को सोने का हिरण बना सकते हो, तो तुम माया से राम का चेहरा लगा लो, राम का चेहरा लगाकर चले जाओ अशोक वाटिका, सीता ये समझेगी राम खोजते खोजते आ गए, तुमको देख लेगी। इतना सुनते ही रावण और फपक के रोया। सुनना साहब, जीवन भर याद रखना, इस ऐसे थे हमारे राम। रोते रोते कहा कि देवी ये कोशिश तो मैंने न जाने कितने बार की, लेकिन मैं जैसे ही राम का चेहरा लगाता हूं, मुझे हर पराई स्त्री में अपनी मां दिखाई देने लगती है। ये वाह, भारत वाह, के वाह। राम का चरित्र है। मैं करगिल की शहीदों पर एक कविता सुनाता हूं। देखिए, भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं तो मानता हूं, कहते हैं लोग सनातन खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण देके जा रहा हूं, जब तक हिंदुस्तान में रामलीलाएं होती रहेंगी और लोग रामलीला देखने आते रहेंगे, सनातन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये सनातन की सनातनता है। गांव के गांव, गली गली में जहां राम की लीलाएं होती हों, पूरा देश, लेकिन मैंने देखे नहीं है वो देवता, हमारे रक्षक देवता भगवान राम, भगवान कृष्ण मैंने नहीं देखे। जो मैंने अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। ये रक्षक देवता है, ये भी रक्षक देवता है। एक कविता में मेरठ का, जहां रहता हूं, वहां का एक कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर आया था। मैं अंतिम संस्कार में गया था, बहुत भीड़ थी, बहुत पीछे रह गया, मैं अंतिम दर्शन कर भी नहीं पाया।
तब मैंने भीगी आंखों से एक छोटी सी कविता लिखी, वो सुन लीजिए। मैं जी भाई मंच को समर्पित करता हूँ जी सबको। भाई साहब, स्वागत। कि आपके शहर में बहुत प्रतिभाएं हैं, चाहे नरेश निर्भीक हों, देश का श्रेष्ठ वीर रस का कवि संजय शुक्ला हैं, अतुल कनक हैं, जगदीश सोलंकी तो बड़ा कवि है, मुझसे भी बड़ा कवि है, निशा मुनि गौड़ हैं, दुर्गा दान जी उनके पिताश्री हैं, बहुत बड़े कवि हैं दुर्गा दान जी, तो हम सबके लिए उदाहरण हैं। कोई शहर इतने साहित्यिक प्रतिभाओं को अपने में समेटे हुए हो तो उस शहर का गौरव बढ़ता है, उस शहर की गरिमा बढ़ती है, उस शहर का मान बढ़ता है। छोटा सा गीत है, मैं गीतकार नहीं हूं, गीतकार गौरी हैं, सुमित्रा हैं, सभी गीतकार होते हैं, मैं तो कम से कम गीतकार तो नहीं हूं। लेकिन इस एक कविता में मुझे 50 साल हो गए साहब मंचों पर, मैंने 50 साल अपने आंसू की आग गाई है। एकमात्र ये एक कविता है जिसमें मैं अपनी आग के आंसू गा रहा हूं। अगर मेरी बात समझे हो तो मैंने एक गंभीर बात कही। 50 साल में आग के आंसू गाता रहा, आंसू की आग गाता रहा। एक कविता है जिसमें मेरी आग के आंसू हैं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। तालियों की कविता नहीं है, मन से सुन लीजिए। कविता के नाम पर मेरे पास सिर्फ ये एक अच्छी कविता है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बा। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज मत उठिए। देखिए अब बहुत अच्छा वातावरण है सब सुनने की स्थिति में। अगर भीड़ होती तब कोई खड़ा होता तो मैं कहता चुपचाप बैठ जाओ, मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई। लेकिन उसकी अब जरूरत नहीं है कहने की, अब उसकी कोई टोटका उठाने की जरूरत नहीं है, वरना कवि सम्मेलन टोटके ही सुने जाते हैं। अब इतनी हिम्मत तो सुमित्रा ही कर सकती है कि उसने अपने 16 नंबर वाले को, क्या उसका क्या ना, 16वां मुर्गा, 16वां मुर्गा, 16वां मुर्गा, वो हिम्मत है। मैं तो हिम्मत कभी इतनी कर नहीं सकता। हमारे देश की लड़कियां कर सकती हैं, ज्यादा बहादुर हैं ये। हिम्मत नहीं कर पाए भाई साहब। आप ये हिम्मत नहीं कर पाए तभी। अच्छा इनको समझ नहीं है, जिसकी शादी नहीं होती वो एक बार देश का प्रधानमंत्री और एक बार देश का राष्ट्रपति बनता है। मैं कोई मूर्ख तो हूं नहीं, इतना पढ़ा लिखा हूं सचमुच। मैं तो एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, मेरी उस कविता में हिस्सा आता था कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं झोपड़ियों का चारण हूं, आंसू गाने आया हूं, मैं किसान का बेटा हूं, झोपड़ी, मैं किसान का बेटा हूं। ये बात आते ही चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मंच पर आ गए, आकर बोले वो अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उस दिन से देश को बताता फिरा कि मैं किसान का बेटा हूं। उस समय मुझे पता नहीं थी कि इससे पहले चाय वाले का नंबर है। लेकिन कष्ट तो तब होगा जब गाय वाले का आएगा। कुछ नहीं कर सकते इस देश में। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है करगिल की माटी में, पर्वत के सिंदूर, कुछ बहनों की माटी, कुछ बहनों की राखी जल गई है करगिल की माटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं पर्वत की माटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं पर्वत की माटी में, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल मेरे साथ जीना, बस एक पल, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही
होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और साहब आपने ऐसे कुछ बेटे देखे होंगे, संस्कार देखे होंगे जो तिरंगे में लिपट कर आए। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। मैं आज भी खुद को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। हिंदी का तो आदमी हूं ही नहीं मैं, इसलिए मैंने कोई दावा नहीं किया कि मैं हिंदी का कोई अच्छा कवि हो सकता हूं। मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी, मैं अंग्रेजी में पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ाया। 40 साल अंग्रेजी का मैं पढ़ाता रहा। मैं तो संयोग से, मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैंने मीसा भोगा है 1975 में। जेपी आंदोलन की कोख से दो चीजें पैदा हुई थी, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है, हरिओम पंवार कोटा में कविता सुना रहा है 40 साल से। सुनिए मन से, मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। अपने सारे मंच को समर्पित करता हूं, आपको समर्पित करता हूं। भूल गया, भावुक हो गया मैं पढ़ते पढ़ते। उन आंखों की दो बूंदों से टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों को, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। पूरे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। आपके राजस्थान के भरतपुर के पास एक गांव है अजान, मेरे जिले का, सुरेंद्र के जिले का। वहां एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब उनका पार्थिव शरीर गांव में लाया गया तो उनकी पत्नी, गायत्री देवी नाम है उनका, उन्होंने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। यह दुनिया की पहली घटना थी जब औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। उसके बाद कुछ घटनाएं घटी, लेकिन ये पहली थी। मैं इस पे एक लाइन पढ़ता हूं। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता। क्या ये दे अंतिम 10 लाइन सुनना। और मेरे 2 अनुरोध हैं। मैं जिस भी दिन इस कविता को पढ़ता हूँ, टीवी पे पढ़ता हूँ या डिबेट में जाता हूँ, मैं 2 निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर। आपके आसपास 20-25 किलोमीटर की दूरी पर कोई ऐसा परिवार रहता होगा जिसने देश के लिए कभी बेटा दिया होगा, चाहे 62 में दिया हो, 71 में दिया हो, करगिल में दिया हो, पुरी में दिया हो, उरी में दिया हो, पुलवामा में दिया हो। अगर आप जानते हैं आपके 20-25 किलोमीटर में कोई ऐसा परिवार है जिसने देश के लिए शहादत दी है,
तो साल में एक बार किसी त्योहार पर उनके घर फूल और मिठाई लेके जाना शुरू करो। जाओ उनके घरों पर, 10-20 लोग जाएंगे तो उनको लगेगा देश हमारे बेटे की शहादत को भूला नहीं है। और मेरा दूसरा निवेदन है, आप किसी बस अड्डे पर बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, हवाई अड्डे पर बैठे हैं, आप बैठे हैं और आपके सामने से कोई फौजी वर्दी में गुजर रहा है, तो आप खड़े होकर 2 ताली बजा दो। फौजी को लगेगा देश उसकी कमर पर खड़ा हुआ है, देश उसकी कमर पर बैठा हुआ है। मैं अंतिम 10 लाइन पढ़ता हूँ, सुनना। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर? इजराइल के लोग दुनिया में जिस भी देश में हैं, सब नौकरी छोड़कर, व्यापार छोड़कर इजराइल जा रहे हैं ताकि अपनी फौज के साथ युद्ध कर सकें। ये होता है राष्ट्र प्रेम। संसार के किसी भी मुल्क को राष्ट्र प्रेम सीखना चाहिए। वो अच्छा है कि बुरा, हारेगा कि जीतेगा, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन राष्ट्र प्रेम हो तो ऐसा। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का। अंतिम 2 लाइन सुनना। मेरे घर में नेता बहुत हैं साहब। बचपन में तो मुझे पीटते थे जब मैं बहुत छोटा सा था, क्योंकि मुझे उनकी बातें मेरी समझ में आती नहीं है। अब आजकल कोई पीटता तो नहीं है, पर मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं भी बदला चुकाता रहता हूं। मैंने सोचा एक लाइन इतनी सख्त नेता पर लिखूंगा कि उससे ज्यादा सख्त हम उनसे कुछ कह ही नहीं सकते। मैंने लिखी, और मैंने ये सोच के लिखी चालाकी से कि अगर कोई सामने भी बैठा हो तो उसकी समझ में ही ना आए, और समझ में आए भी तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। तय करना मैंने इस चालाकी को निभाया है कि नहीं। आखिरी 4 लाइन विदा लेते हैं। बहुत अच्छा। मैं प्रशासन का, कमिश्नर साहब का, नगर निगम का, पुलिस के, विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों का, देखिए इस देश में पुलिस की वर्दियां भी उतनी ही सम्मानित हैं हमारे लिए जितनी फौज की वर्दियां हैं। वो देश की सीमा बचाते हैं, तो ये आंतरिक सुरक्षा केवल इनके हाथ में होती है। और मैं तो ऐसे ऐसे आंकड़े जानता हूं, सब आप रो पड़ेंगे। देश की फौज इतनी कभी नहीं मरी, उससे ज़्यादा पुलिस की ड्यूटी करते हुए पुलिस के लोग मर जाते हैं देश में, ज़्यादा संख्या होती है उनकी। अंतिम 4 लाइन सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा। चौथी लाइन पर आप कितनी तालियों से विदा करते हैं ये आप पर छोड़ता हूं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर। गुलबन के गुलिस्तां वफा में फिर खिलेंगे हम, अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। अरे वाह।